ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। G20 बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के लिए पीएम मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को मोदी की तारीफ बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कांग्रेस की बेचैनी थोड़ी देर पहले जारी उसके बयान में साफ नजर आ रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बयान जारी कर पीएम मोदी पर पाखंड का आरोप लगा दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी G20 सम्मेलन में पर्यावरण क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि देश में जंगलों और जैव विविधता को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही आदिवासियों के अधिकारों पर हनन हो रहा है। तो G20 में लिए गए फैसलों को लेकर जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, पीएम मोदी के नाम की वाहवाही हो रही है, वहीं अपने ही देश में कैसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो ये ट्वीट आपको बताने के लिए काफी है। कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह बौखलाई है, ये कल से जारी हो रहे उसके ट्वीट से साफ नजर आ रहा है। कल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए गए थे। वीडियो ही नहीं, कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने की कोशिश की गई। G20 से जोड़कर G20 में लिए गए फैसलों को लेकर, G20 में हो रही चर्चा को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। एक तरफ G20 में जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश कर रहे हैं, शक्तिशाली देश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो बयान दे रही है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर रही है, लेकिन G20 के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया में कितनी फूट है, ये हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी पर उनके खिलाफ हद से नीचे जाकर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने G20 बैठक की कामयाबी के लिए सरकार की तारीफ की है। उन्होंने इसे भारत के लिए गर्व का पल करार दिया है। कल जिस तरह आम राय से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई, उसके लिए थरूर ने अमिताभ कांत की तारीफ के पुल बांध दिए हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने G20 बैठक के फेल्योर होने को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था कि कोई आम सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन जब आम सहमति बनी, जब डिक्लेरेशन सामने आया, तो ये शशि थरूर सबसे पहले सामने आए। इन्होंने तारीफ की, देश की, अमिताभ कांत की तारीफ की और ये बताया कि ये कितना बड़ा कदम भारत के लिए है। इंडिया गठबंधन के सदस्य अखिलेश यादव की अगर आप बात करेंगे, ये भी मोदी पर हमलावर हैं। घोसी उपचुनाव में जीती समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, इतने उत्साहित हैं अखिलेश यादव कि उन्होंने G20 के जी को घोसी से जोड़ दिया है। अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट कर पूछा कि कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोसी है। यानी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 की तारीफ हो रही है, G20 में जो मेजबानी, जो शानदार मेजबानी भारत ने की है, उसकी तारीफ हो रही है, तो वहीं G20 के जी को भी अब अपने अपने राजनीतिक मायने सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे आगे अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। इसी पर करते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये किस स्तर की राजनीति इस वक्त देश में है? एक तरफ जहां हर एक भारतीय का, हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, भारत के लिए हुए फैसले, भारत का बढ़ता हुआ कद हमारे मान को बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष को एक भी खूबी नजर नहीं आती। इसमें भी अपने अपने राजनीतिक मायने सेट करने की ये होड़ क्यों? बिल्कुल प्राची, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में आपकी वाहवाही हो रही है, आपके देश की वाहवाही हो रही है, वो किसी लीडर की सिर्फ वाहवाही नहीं हो रही है बल्कि देश की हो रही है, और उस समय अगर आप उसी समय यहाँ पर घरेलू राजनीति में ऐसी ऐसी टिप्पणी करें तो थोड़ी हैरानी ज़्यादा होती है। और उसमें ये समझ में भी नहीं आता कि आखिर किस राजनीतिक सोच के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जनता में भी ये कोई बहुत अच्छा जाए, ये कोई मानने वाली बात नहीं होगी। कोई भी ये नहीं समझ सकता और स्वीकार्य नहीं हो सकता इस तरह की बात करना। इसमें कोई दो राय नहीं कि घोसी का उपचुनाव का नतीजा अखिलेश यादव के लिए ज़बरदस्त सफलता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये तुलना बेहद अप्रासंगिक और बेतुका सा है और इस चीज़ को इस रूप में तो पेश नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में जब आपने जो बैठक की, और प्राची जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि 220 बैठकें हुई हैं, 43 लीडर आए हैं, 32 नए देश आए हैं, अफ्रीका जैसा देश आपकी पहल पे शामिल हुआ, अफ्रीकी यूनियन, और इतनी सारी उपलब्धियों के बीच, और उसमें भारत लगातार डिमांड भी करते रहा कि आगे और क्या होना चाहिए। इस सबसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फ्यूचर वाली बैठक में बाकायदा बताया कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तो सिक्योरिटी काउंसिल के तब कितने में कुल सदस्य कितने थे और सिक्योरिटी काउंसिल का तब सदस्यों की संख्या कितनी थी। आज 200 हो गई है, 51 से बढ़ के 200 सदस्यों की संख्या हो गई है। तब भी आपके सुरक्षा परिषद के सदस्य सीमित 5 ही हैं।
इसमें विस्तार होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जहां की जा रही हों जो कि भारत के हित में है, दुनिया के हित में है, अगर आप मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, वहां पर इस प्रकार की राजनीति को घुसाया जाना निश्चित तौर पर बहुत हैरानी भरा है। ये जो एक माइन्यूट सी लाइन है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इस लाइन को नहीं समझ पा रहा है विपक्ष? के आप मोदी विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं, आप देश की बदनामी कर रहे हैं। जिस तरीके की पिक्चर, जिस तरीके की वीडियो ट्विटर पर साझा की जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक करके देश को बदनाम किया जा रहा है, क्या ये नब्ज टटोलने में विपक्ष विफल हो रहा है? देखिए प्राची जी, मैं तो ये कहूँगा कि अब विपक्ष की और अखिलेश जी की समझदारी जो है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। जैसे कोई नदी बहती है और नदी में बाढ़ आ जाए, वो खतरे के निशान को पार कर जाए तो लोग उससे डरने लगते हैं क्योंकि वो जीवन लेने वाली होती है। तो कांग्रेस की और अखिलेश जी की समझदारी कुछ उसी स्तर पर पहुंच गई है। आप ऐसे समय में जब, और ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक मंच सजा रहे हैं, वहां चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी है और वहां अपने मन का कुछ भी कर रहे हैं। ये दुनिया भर के वो नेता आए हुए हैं जिनकी एजेंसियां हैं, जिन देशों से गवर्न होता है पूरी दुनिया का एक कहें कि तंत्र, जो इकोसिस्टम है, वो नेता यहां बैठे हुए हैं। और अगर वो स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की अगुवाई में इतना बड़ा काम हो रहा है और हमारे देश के नेताओं की समझदारी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो जनता तो अब डरेगी। क्योंकि जब आप ये इसकी तुलना करने लगते हैं ना, और आप देखिए कांग्रेस के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, या तो उनको ये लग रहा है कि हम हताशा में वहां खड़े हैं जहां चलो ठीक है अब आत्मघाती हो जाते हैं, कुछ तो होगा, कोई तो नुकसान होगा मोदी का, यहां तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जनता के बीच भरोसा तब बनता है जब जो हो रहा है और आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क नहीं हो। नरेंद्र मोदी उस पर खरे उतरते हैं, आप लगातार उस पर लुढ़कते चले जा रहे हैं। ये स्लाइडिंग कब तक आपकी चलती रहेगी, कहां जाकर रुकेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन त्रिपाठी जी, आप विपक्ष, चलिए आप बीजेपी से नहीं सीख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देख पा रहे हैं, वो जो एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं वो आपको अगर नहीं हजम हो पा रहा है, लेकिन आप ही के नेता शशि थरूर अगर तारीफ कर रहे हैं, जो पहले सवाल उठा रहे थे G20 की मेजबानी पर, G20 के आयोजन पर, फेल हो जाएगा, इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए थे, आज वो खुलकर अगर स्वागत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उससे भी सबक नहीं लेता विपक्ष के? हमारा ही नेता जब खूबी ढूंढ पा रहा है तो हम क्यों नहीं? नहीं, सबक बिल्कुल लेते हैं, लेकिन सबक याद नहीं रख पाते। शशि थरूर ने जब भारत की संसद बन रही थी तो एक बार उसकी आलोचना की थी, लेकिन शशि थरूर ही दुनिया के एक दूसरे देश की संसद में थे और वहां से एक चित्र उन्होंने डाला, पोस्ट किया और कहा कि देखिए ऐसे होने चाहिए संसद हमारी। इस देश में सभी राजनीतिक दलों के सांसद कह चुके हैं कि भाई हमारी संसद अब बहुत आउटडेटेड है, वो बनी जैसे है कि अपग्रेड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं, बिल्डिंग संरक्षित की जा सकती। बार बार ये सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों में तो संसद चल रही, अपग्रेड नहीं हो सकती। आपके पास उस तरह की चीजें नहीं है कि अब आप उसको तोड़फोड़ करेंगे, कितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगे, कितनी जगह बनाएंगे। उस वक्त भी शशि थरूर ने बाद में तारीफ की थी। इनके अपनी पार्टी के नेता, वो जब जितने, जिसको हम कहते हैं ना, जो फोरम्स होते हैं जहां टीम इंडिया होती है, यानी चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। जितना राज्यों को कंपनसेशन देना होता है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय साझेदारी, वो भी लगभग पहले से बेहतर है। पहले भी होता था कि बहुत सा हिस्सा रह जाता था, नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर आप सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं तो फिर आपकी कही हुई सही बात भी गड़बड़ लगने लगती है। वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे बार बार वो कहानी सुनाई जाती है ना कि वो भेड़िया आया और सचमुच भेड़िया आया तो खा गया। यहां विपक्ष का हाल यही है कि वो रोज झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ यहां नहीं झूठ बोल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन तक जाके झूठ बोल रहे हैं। तो अब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे तो सबक तो सब आता है उनको, लेकिन सबक याद नहीं रहता। लेकिन जनता को सारे सबक याद रहते हैं और लोकतंत्र में उस सबक का परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। सरेशवाला जी, जैसे जयराम रमेश का ट्वीट हम दिखा रहे थे, आप देश के मुद्दों को अगर इंटरनेशनल मुद्दों से जोड़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इसमें आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, क्या यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है विपक्ष को कि अगर विदेशी लीडर्स, अगर महाशक्तियां देश में आकर देश के कल्चर को देख रही हैं, भारत को पहचान रही हैं, भारत की एक नई छवि लेकर जा रहे हैं अपने अपने देश वापस, इसको पहले आप बताइए, इसको पहले आप एड्रेस करिए जनता के सामने। देश में राजनीति होती है, आप सवाल उठाइए, आप विपक्ष में हैं, ये आपका अधिकार है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। देखिए, ये जो मुल्क के जो लोग आए सरबरा, उसमें ख़ास तौर से अमेरिका के, यूरोप से, ये वो लोग हैं कि वो हर मुल्क में चूंटी कैसे चलती है ना, उसकी भी खबर रखते हैं। उनको कोई जयराम रमेश साहब या किसी के ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। उनका ज़बरदस्त, और आज से नहीं,
100 साल से उनका निज़ाम है। उनको वो जिन मुल्क में जाते हैं ना, उस मुल्क की पूरी खबर रखते हैं, यानी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर वो जब जो तारीफ की, जैसे बाइडेन साहब ने बाकायदा उन्होंने वीडियो बना के डाली, बाइडेन साहब ने ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर मैक्रॉन ने कहा, हालांकि बहुत कम बोले थे, मोहम्मद बिन सलमान कल वो जब जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के टाइम पे, तो उन्होंने अरबी में तारीफ की थी कि यहाँ आना बहुत बड़ा वो है। तो अब आप देखिए कि अगर आप G20 की नाकामी की बात करते हैं अगर, ठीक है, या आप जो तस्वीरें दिखाते हैं बारिश की वजह से या फ्लडिंग की, या जो दिखा रहे हैं, तो आप बताइए पहले कि ये जो G20 जो हो रही है हिंदुस्तान में, जो हुई बहुत कामयाब, तो उसमें नाम क्या बीजेपी का है? क्या ये बीजेपी का प्रोग्राम है? क्या ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है? भाई ये हिंदुस्तान का प्रोग्राम है। कामयाबी या नाकामी अगर हुई तो वो हिंदुस्तान की है। कामयाबी हुई, चर्चा जो हो रही है पूरी दुनिया में, दुनिया के अखबारों में, दुनिया की मीडिया के जो लोग ले लेके जो ये आए हैं, वो तारीफ क्या करते हैं? हिंदुस्तान ने जबरदस्त प्रोग्राम किया, जबरदस्त मेहमान नवाजी की, और हिंदुस्तान में जो G20 हुई उसमें पहली मर्तबा एक जबरदस्त डिक्लेरेशन आया, और वो डिक्लेरेशन में 73 मुद्दे बगैर उसके, यानी टोटल कंसेंसस के साथ आए। ये जो चीजें हुई, अफ्रीकन यूनियन का आना या ये जो कॉरिडोर का बनना, ये सब चीज में कामयाबी किसकी? हिंदुस्तान की। तो भाई ये आप भी हो सकता है कल को हुकूमत में आओगे कभी भी, तो आपको ये करना है। तो यानी इस किस्म के ट्वीट करना या इस किस्म की बात करना इस वक्त कि जब दुनिया के 30 या 43 या 44 मुल्कों के सरबरा, दुनिया की वर्ल्ड बैंक के, IMF के, यूनाइटेड नेशंस के चीफ यहां पर हैं, उस वक्त ये करना मैं समझता हूं ये बहुत ही सही नहीं है। इसलिए कि बोलते हैं ना कि भाई सियासत करो, बिल्कुल आप ओपोजिशन में, आप मोदी साहब को कठेरे में लाओ, आप बीजेपी को कठेरे में लाओ, लेकिन उसका वक्त होता है, ये वक्त नहीं है। ये 2-3 दिन जो है, जबकि हिंदुस्तान मेजबान है, यानी मेजबान कौन है? हिंदुस्तान है, और ये मेहमान किसके हैं? हिंदुस्तान के हैं। तो उस वक्त हमको ये चीज छोड़ देनी चाहिए, और उसके लिए है कल परसों से आप शुरू हो जाइए। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल वक्त सही नहीं है। और मैं दोबारा कहूंगा कि ये जो कांग्रेस के जो 2-3 या 4 नहीं आए, लेकिन एक आए हिमाचल प्रदेश के, वो पहुंचे, और बाकी चेन्नई से वो पहुंचे, स्टैलिन साहब, ममता बनर्जी पहुंची, नीतीश कुमार पहुंचे, और आपने देखा होगा वो तस्वीरें कि प्राइम मिनिस्टर साहब सबको गले में ले लेकर बाइडेन साहब से मिला रहे हैं, और जितने जो मेहमान हैं उन सबसे मिलाया। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना ऐसा सेल्फ गोल, शायद ही इनकी इतने कई जो मैं देख रहा हूं इतने सालों में, ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल इन्होंने कल मारा है। ये बिल्कुल सेल्फ गोल ही है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी मोदी सेंट्रिक हर इवेंट को बना देती है, लेकिन जब बात भारत की हो रही है, विपक्ष उसमें मोदी शब्द को ढूंढकर खुद उसे मोदी सेंट्रिक बना रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, G20 के तीसरे सेशन में पीएम मोदी ने बयान दिया है। पीएम ने ग्लोबल विलेज में ग्लोबल फैमिली की बात की है, जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच की जगह ह्यूमन सेंट्रिक विजन की बात की है। मानव हित में चंद्रयान मिशन का डेटा शेयर करेंगे, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। भारत की अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 का गठन बड़ा कदम है। सभी देशों को एआई का फायदा मिलना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साइबर सिक्योरिटी के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। हर देश की सुरक्षा से ही वन फ्यूचर की भावना बढ़ेगी। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। देवेंद्र, जो बातें पीएम ने कही हैं वो एक बार फिर से भारत के विजन को क्लियर कर रही है कि वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात करते हैं तो हम हर मसले पर इसे आगे रखेंगे। हम सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया की बात करेंगे। पूरी दुनिया को कैसे फायदा पहुंचे, ये पीएम बता रहे हैं अपने एक-एक बयान में। बिल्कुल प्राची, और इस मायने में आप पहले की G20 की तुलना करें 2008 से लेकर अब तक की, तो इस मायने में ये सबसे ज़्यादा खास और सबसे अहम हो जाता है कि हर एक अप्रोच में, हर एक जो बैठक हुई पिछले साल दिसंबर में शुरुआत हुई थी और जो 220 बैठकें हुई थी, हर बैठक में जोर इस बात पर ही रहा है
कि पूरी दुनिया के लिए क्या कहना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जीडीपी सेंट्रिक नहीं, यानी कि आपकी जीडीपी कितनी ज़्यादा है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें तय करने का अधिकार मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए और कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे जैसे कल उन्होंने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात कही थी और उसमें जो भारत ये बता रहा है कि टेक्नोलॉजी के मार्फत हम अपने गरीबों की मदद कैसे कर रहे हैं, तो भारत साथ साथ ये भी कह रहा है कि दुनिया के जो दूसरे गरीब देश हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और वो हम उनसे शेयर करने को तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें इस G20 समिट को बहुत खास बनाती हैं। और थीम के हिसाब से भी समझें प्राची, आज राजघाट पे इस कार्यक्रम को रखा जाना, ये क्या ये संदेश नहीं था पूरी दुनिया के लिए कि महात्मा गांधी ने तो तब कहा था, हम आज भी उसको फॉलो करते हैं, दुनिया में जहां तनाव है उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। कल नालंदा की तस्वीर को सबको दिखाना और बताना, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बता रहे थे कि एजुकेशन के मामले में हमारी परंपरा और संस्कृति कैसे रही है और पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए। सुबह कोणार्क के चक्र के सामने ये बताना है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बता रहे थे कि आर्किटेक्ट और उन सारी चीज़ों में भी हमारे पास कितनी बड़ी विरासत है जो हम दुनिया की मदद कर सकते हैं। भारत के हर रंग को शोकेश किया गया है, भारत क्या है असल में ये बताने की कोशिश की गई है और उसमें हम सफल रहे हैं। भारत के अच्छे रंग को लेकर जो दुनिया आई है यहाँ पर, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro, gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, ciclone no देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र, जो अगली अध्यक्षता है वो ब्राजील को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्राची, और मैं थोड़ा लाइटर नोट पे आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति लूला ये बैटन मिलने के साथ खुश तो होंगे, साथ साथ दबाव और चिंता में भी होंगे। दबाव और चिंता इस लिहाज से कि इस G20 समिट का आयोजन जिस प्रकार से किया गया, चाहे नैरेटिव्स के मामले में, अचीवमेंट्स के मामले में या तैयारी के मामले में, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और कल ब्राज़ील के जो जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हुए थे, टेलीविजन के जर्नलिस्ट, वो जब अपना लाइव दे रहे थे तो उसमें बाकायदा इस बात का मेंशन कर रहे थे कि हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर जिस प्रकार का सेटअप तैयार किया गया है, इस सेटअप को हम उसी रूप में दें। और ऐसा नहीं है, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो ब्राज़ील का इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन सवाल मंशा का रहता है, तैयारी का रहता है, उस तैयारी में आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे कल मीडिया सेंटर में जैसे जितने जर्नलिस्ट हैं, 2500 से 3000 के आसपास जर्नलिस्ट हैं, सबके लिए अरेंजमेंट किया गया है, खान पान का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि मैं आपको बताऊं कि व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर के लिए बुलाया गया था तो वहां भी उन डेलीगेट्स के अलावा मीडिया सेक्शन या दूसरे सिक्योरिटी पर्सन के लिए ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। तो उन देशों के लिए भी ये आई ओपनर की तरह ये कार्यक्रम रहा है और समझा जा सकता है कि जब ब्राज़ील में अगले साल ये कार्यक्रम होगा, समिट होगा, तो उनके लिए कितनी बड़ी सीख रहेगी तैयारियों के लिहाज से भी कि भारत की परंपरा को वो आगे बढ़ाएं। बाकी उपलब्धियों के लिहाज से तो शानदार रहा ही है। यही बात सरिश्वाला साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप G20 का हिस्सा भी रहे हैं, कई देशों में जो G20 की बैठकें हुई हैं, ये कितना बड़ा बेंचमार्क भारत ने सेट कर दिया है। और जैसा देवेंद्र कह रहे हैं कि प्रेशर में जरूर होगा ब्राजील कि हमें ऐसा करना है, इतने अच्छा हमें अपने देश को भी शोकेस करना है और इतने भव्य तरीके से मेहमान नवाजी भी करनी है G20 के जितने भी सदस्य हैं उन तमाम देशों की। बिल्कुल, मैं G20 की ऑस्ट्रेलिया में जब हुई थी 2015 में या 14 में, तब भी, और 2015-16 में टर्की में, ये लेवल तो सवाल ही नहीं है। मतलब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क
और वो बिल्कुल जो आपने कहा 2500 लोगों का, ख़ासतौर से जो जर्नलिस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना, ये तो ख्वाब ही नहीं देख सकते आप। यानी वो जो डेलीगेशन में जो डेलीगेट थे, जो चंद हमारे, उनके अलावा एवरीबडी हैड टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो बार जो सेट किया हिंदुस्तान ने, मैं समझता हूं कि ये बार तक पहुंचना बिल्कुल वो आप जो कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट बोल रहे थे, और लूला साहब जो हैं उनके जहन में अब ये चल रहा होगा कि मैं इसका तो मुकाबला नहीं, इसके कुछ आसपास भी क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल यानी हिंदुस्तान ने एक नया बार सिर्फ मेहमान नवाजी में नहीं, मेहमान नवाजी के अलावा जो डिक्लेरेशन और जो और चीजें जो की, वो एक ऐसा लेवल सेट कर दिया है कि आने वाले मुल्कों को उस तक पहुंचने में वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।